एक इलाका, जहां होता है नोटों का काला धंधा। 80,000 देगा। 1 लाख आपका 1 लाख देना पड़ेगा, वो 80,000 देगा। नोटों पर एक सनसनीखेज खुलासा। नोटों की मंडी। सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। खुलासा एक ऐसे इलाके का जो नकली नोटों की मंडी के नाम से बदनाम है। बॉर्डर से सटे उस इलाके में हथियारों के साथ लड़कियों की भी तस्करी होती है। लेकिन नोटबंदी के बाद अब उस इलाके में शुरू हो गया है नोटों का काला धंधा। वहां सजने लगी है पुराने नोटों को बदलने की मंडी। देखिए कैमरे में कैद ये सनसनीखेज खुलासा। दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर्स में से एक है भारत बांग्लादेश बॉर्डर। 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है ये सरहद। इसी बॉर्डर से सटा है पश्चिम बंगाल का मालदा इलाका। मालदा कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर है। नोटबंदी से पहले तक इस इलाके की पहचान देश की सबसे बड़ी नकली नोटों की मंडी के तौर पर होती थी। एनआईए और बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदा इलाके के सीमावर्ती गांव में बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश से आने वाली FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स की स्मगलिंग में शामिल थे। लेकिन नोटबंदी के बाद अब इस इलाके में शुरू हो गया है एक नया गोरख धंधा। नोटों का वो काला खेल जिसे बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत अपने खुफिया मिशन पर निकले हैं। नोटबंदी से पहले पश्चिम बंगाल का मालदा इलाका देश की बड़ी नकली नोटों की मंडी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन नोटबंदी के बाद यहां पर नकली नोटों की तस्करी बंद हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब यहां पर कोई नया गोरखधंधा शुरू हो गया है? नया गोरखधंधा नई करेंसी से जुड़ा हुआ, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है बांग्लादेश सीमा से सटे हुए मालदा इलाके में। एबीपी न्यूज की टीम को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली थी कि नोटबंदी के बाद नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी मालदा में एक नया खेल शुरू हो गया है। और वो खेल है कमीशन लेकर पुराने नोटों को नई करेंसी में बदलने का। नोटबंदी में नोटों के इस काले धंधे को बेनकाब करने के लिए पहचान बदलकर एबीपी न्यूज की टीम मालदा पहुंच तो गई, लेकिन यहां गैर कानूनी काम करने वालों और उनके ठिकानों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। हम नोटों के काले धंधे में शामिल ऐसे गोरख धंधेबाजों तक किसी भी तरह से पहुंचना चाहते थे। और जल्द ही अपने संपर्क सूत्रों के जरिए हम उन दलालों तक भी पहुंच गए जो नोट बदली के काले खेल में शामिल थे। नोटों के ये दलाल मोटा कमीशन लेकर पुराने नोटों को नई करेंसी से बदलते थे और उनके इस रैकेट में शामिल थे कई सफेद पोश। कौन हैं वो चेहरे और कैसे चलता है नोटों का ये पूरा काला कारोबार, हम आपके सामने ये पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए नोटों के काले धंधे में शामिल इन दलालों के चेहरे। पहला चेहरा है मंटू का, दूसरा चेहरा अधीर मंडल, तीसरा चेहरा खैरुल, चौथा चेहरा लट्टू। चेहरे और भी हैं और हम एक एक करके उन सबों को आपके सामने करेंगे बेपर्दा। लेकिन उस खुलासे से पहले आप ये जान लीजिए कि मंटू, अधीर मंडल, लट्टू और खैरुल जैसे दलालों तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। मालदा के कालिया चौक इलाके से हाईवे नंबर 34 को छोड़ने के बाद हम निकल चुके थे बांग्लादेश सीमा पर बसे गांव की तरफ। यह हाईवे कोलकाता को दार्जिलिंग से जोड़ता है और मालदा से होकर गुजरता है।
हाईवे छोड़ने के बाद जो रास्ता हमें मिला वो बेहद ही खराब और दुर्गम था। गाड़ी को निकलने में बेहद दिक्कत हो रही थी। कहीं कहीं तो गाड़ी को धक्का मारकर निकालना पड़ा। इस रास्ते में हमें गंगा नदी भी मिली, जो मालदा और फर्रका इलाके की सीमा से गुजरती हुई बांग्लादेश में दाखिल हो रही थी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंचे मालदा इलाके के उन गांव में जो कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे हैं और जो कभी नकली नोटों की तस्करी के लिए कुख्यात थे। ये गांव दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर लगी कटीली तार यानी फेंसिंग के बेहद करीब बसे हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ दिन रात पहरा देते हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग अब पुराने नोटों को नया करने के धंधे में जुट गए हैं। एबीपी न्यूज की टीम की गाड़ी जैसे ही बांग्लादेश की सीमा से सटे एक गांव के बाहर आकर रुकी, वहां कुछ लोग आकर हमसे बात करने लगे। हमने उन्हें बताया कि हम यूपी के नोएडा से आए हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के काले धन को ठिकाने लगाना है। इसके लिए पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलवाना चाहते हैं। बातचीत अभी चल ही रही थी कि दो शख्स मोटरसाइकिल पर वहां आकर रुके। एक का नाम था अधीर मंडल और दूसरा था मंटू। वो दोनों पहले तो वहां मौजूद लोगों से इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जब हमने उनसे अपने आने की वजह बताई तो शुरू हो गया बातचीत का सिलसिला। कैश एक्सचेंज हो जाएगा? यस। कैश पुराना नोट एक्सचेंज हो जाएगा? ना नया नोट उतना सब 2000 4000 करके देते हैं बैंक में। कितना रुपया करेगा? अभी आ नहीं रहा बांग्लादेश से? नहीं वो बात नहीं। कितना पैसा है? अच्छा, हमारे पास जो है करीब होगा 1 लाख के आसपास। 20,000 लग जाएगा। 20,000 रुपये लगेगा। और नया नोट मिल जाएगा कब? देगा? अभी देगा? अभी कल ले आएंगे। 20,000 ज्यादा नहीं है? ठीक है, अब जाकर बात करो। पहले तो भेंट करोगा, रास्ता में तो भेंट हुआ। ठीक है। थोड़ा आपका जो कमीशन होगा आप ले लेंगे। जो करेगा उसके पास लेके चलो, हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट बात करा। ठीक है, फोन नंबर ले लीजिए। फोन नंबर क्या नंबर है आपका? मंटू ने हमें बताया कि वो 1 लाख की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने के लिए तैयार है। इसके लिए वो 20,000 रुपए कमीशन काट लेगा। अभी हम उससे बातचीत कर ही रहे थे कि उसे हम पर शक हो गया। ठीक है। कि नाम क्या है? मंटू। नहीं, दौलतपुर के रहने वाले? नहीं, हम सोभापुर का। तो दिल में कुछ काला है तो नहीं क्या? हम पर शक होने के तुरंत बाद मंटू वहां से 9-2-11 हो गया, लेकिन उसकी बातचीत से एक बात तो पक्की थी कि यहाँ पर पुराने नोटों को नई करेंसी से बदलने का काम चल रहा है। इसी बीच मंटू के साथ आए अधेड़ उम्र के शख्स अधीर मंडल ने हमें मंटू से भी कम कमीशन पर नोट बदलने का ऑफर दिया। ये वही शख्स था जो कुछ देर पहले बैंक से नए नोट निकलने में हो रही परेशानी का रोना रो रहा था। अधीर ने हमें 1 लाख में 10,000 रुपए लेकर नोट बदलने के लिए हामी भर दी। आप किसको पार्टी को पूछना पड़ेगा, जिसके पास पैसा लेन देन करते हैं ना, मुंशी लोग के पास पैसा हो सकता है ज़्यादा। कम पैसा मतलब बैरन का जो बैंक का शाखा है ना, जो इधर मैनेजर बैठते हैं, अच्छा, बात कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो कर देगा। कौन सा बैंक है? छोटा है। अच्छा, छोटा है। वो कुछ उसको 10,000 में हो जाए, जो भाई 10,000 कम दे दे। बिल्कुल 10,000 में कर दे। तो ये जो नई करेंसी बैंक वाले दे रहे हैं सब? हाँ, 2,000 का नोट। 2,000 का नोट दे रहे हैं। और अब बॉर्डर से तो नहीं आ रहा? बॉर्डर से नहीं आ रहा? ना, बॉर्डर से बंद हो गया। FICN नकली करेंसी अब नहीं आ रही है। अधीर मंडल ने हमें बताया कि वो एक बैंक मैनेजर को जानता है जो हमारी पुरानी करेंसी को बदल देगा। साथ ही उसने हमें बताया कि वो 1-2 प्राइवेट लोगों को भी जानता है जो पुराने नोटों को नए नोटों में बदल सकते हैं। तो शाम को जाऊंगा उसके घर, बात करूंगा, उसके बाद तो हो जाएगा तो आप शाम को फोन लगा के बता दूंगा। और नहीं होगा तो दूसरा के पास
होगा तो कर प्राइवेट भी है इनके पास कोई बंदा ना, तो कर देगा। होगा तो ये करा देंगे तो थोड़ा बहुत और भी हम लोगों के पास है बाद में ना वो करने के लिए। हमें ये तो जानकारी मिल चुकी थी कि अधीर मंडल पैसे बदलने के धंधे में जुट चुका है, लेकिन हम उससे और भी ज्यादा जानकारी निकलवाना चाहते थे। सो हमने उसे अपनी गाड़ी में ही बिठा लिया। उसका गांव करीब ही था, लिहाजा हमने उसे घर तक छोड़ देने का बहाना बनाया और फिर रास्ते में बातों ही बातों में इस इलाके में चलने वाले गोरख धंधे की पड़ताल शुरू कर दी। अच्छा, जैसे पहले नकली करेंसी बनती भी थी यहाँ पे? हाँ, नकली नोट तो बहुत पहले कारोबार हुआ, इधर से दौनापुर से, सब्दुलपुर से, हर जगह से आता था। बांग्लादेश से। हाँ, इधर में BSF ने पकड़ाया कितना पर। अच्छा, अभी भी जेल में है बहुत आदमी। अच्छा, दौनापुर का, सोहापुर का। तो अभी जब से ये नई नोटबंदी आई है, मतलब कि पुरानी नोट बंद कर दी है, उसे जलाना पड़ेगा, सब पुरानी करेंसी सब जलानी पड़ेगी। हाँ, जलाना। कुछ ही मिनट में हमारी गाड़ी अधीर मंडल के गांव पहुंच चुकी थी। हम ये देखकर हैरान रह गए कि उसका गांव ठीक बांग्लादेश सीमा से ही सटा हुआ था। गांव से सटी हुई बांग्लादेश सीमा पर लगी BSF की कंटीली तार यानी फेंसिंग महज कुछ फीट की दूरी पर थी। इसके बावजूद अधीर मंडल बेखौफ हमसे पुराने और नए नोटों की डीलिंग कर रहा था। अधीर ने बताया कि वो शाम को बैंक मैनेजर से डील पक्की करने के बाद हमसे बातचीत करेगा। उससे बात करने के बाद अब हम बांग्लादेश सीमा पर लगी कंटीली तार के करीब बनी BSF रोड से वापस लौटे। रास्ते में एक दो जगह पेट्रोलिंग कर रहे BSF के जवानों ने हमसे पूछताछ की। इधर वाले रास्ते से चले जाएं कल। हम लोग भी इधर से ही आ रहे हैं, सबोपुर से। लेकिन हम ये कहकर वहां से निकल गए कि हम यहाँ बांग्लादेश सीमा देखने के लिए आए हैं। ऐसे में एक जवान ने हमें बताया कि यहाँ आने के लिए BSF अधिकारियों से परमिशन जरूरी है और उसके बिना हम यहाँ घूम नहीं सकते। इसके बाद हम वापस गांव वाले रास्ते पर उतर गए। वापस मालदा आने पर अधीर के फोन का इंतजार करने लगे। इस बीच हमारी कई बार अधीर से फोन पर बातचीत भी हुई। आखिरकार 2 दिन बाद हमारे पास एक बार फिर अधीर का फोन आया और उसने हमें गांव आने के लिए कहा। हमसे मिलते ही उसने हमसे पूछा कि क्या हम पुरानी करेंसी लेकर आए हैं। हमने ये कहकर टाल दिया कि हम पहले पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं कि वाकई डील पक्की है। ये कहकर एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे गांव की तरफ चल दिए। अपनी पड़ताल में हमें ये भी जानकारी मिली कि ये जो सड़क है जो कालियाचक मालदा से जो बांग्लादेश सीमा तक जाती है, जो शोभापुर या दौलतपुर जो BOP है BSF की, वहाँ तक जाने के लिए जो सड़क है वो सड़क भी इसी तरह की कच्ची छोड़ दी जाती है। और ये खास तौर से इसलिए की जाती है ताकि जो तस्कर हैं वो अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं और पुलिस को यहाँ तक पहुँचना पड़े, इस इलाके तक पहुँचना पड़े, तो पुलिस आसानी से इस जगह तक, उनके ठिकाने तक पहुँच ना पाए। नकली नोटों की मंडी के नाम से बदनाम पश्चिम बंगाल के मालदा में नोटबंदी के बाद नया खेल शुरू हो गया है। नोटों के दलाल वहां पुराने नोटों को नई करेंसी से बदलने के लिए नोटों की मंडी सजाने लगे हैं। सारा खेल मोटे कमीशन पर होता है। और एक ऐसे ही शातिर दलाल अधीर मंडल से ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत पहचान छुपाकर जब दोबारा मिले तो उसने क्या कहा, अब आप जरा यह भी देख लीजिए। नोटों के काले धंधे का शातिर दलाल अधीर मंडल जब दोबारा हमसे मिला तो एक बार फिर वो हमें अपने खेल का गणित समझाने लगा। तो आप देगा तो आप पहले बात तो पूरी करो ना कि भाई हम बात हो गया पूरा उसके साथ मोबाइल से हो गई बात मोबाइल पे। कितना कह रहा है, क्या कह रहा है? 80,000 देगा। 80,000 लेगा, मतलब 1 लाख का आपका 1 लाख देना पड़ेगा, वो 80,000 देगा। वो 80,000 रुपए दे देगा। कितने तक कर देगा? अभी तो हम बोला हम 2 घंटा का समय दिया था, 2 घंटा में अंदर आ जाएगा। आप जब फोन किया था ना तब तो हम तो आधा रास्ता चले यार, यहाँ पर चले। क्या मालूम है जब आप लोग रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है तो बोलो ना कितना बात करो। वो तो मोटर करता। जब हमने अधीर मंडल से कहा कि सड़क से साइड आकर बातचीत करते हैं क्योंकि हमें देखकर सड़क पर आने जाने वाले लोग रुककर हमारी बातचीत सुन रहे हैं, तो उसने हमें अपने घर की तरफ चलने के लिए कह दिया। हमने कहा कि कोई परेशानी तो नहीं होगी
क्योंकि उस दिन भी बीएसएफ वाले पूछ रहे थे कि यहाँ क्या करने आए हो, तो वो बोला परेशानी की कोई बात नहीं, और वो अपनी जान पहचान का रौब गांठने लगा। परेशानी नहीं है, आपके पास जान पहचान है। आपकी जान पहचान है? हाँ। ठीक है सर, हमारा ऐसे घूमने का आया तो मेरा घर में लेकर आया बस। इसके बाद हम अधीर को अपनी गाड़ी में लेकर बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर बने उसके घर की तरफ निकले और बातचीत एक बार फिर से शुरू कर दी। तो अभी जिससे बात हुई है वो कौन है, मतलब प्राइवेट आदमी है या बैंक वाला? प्राइवेट आदमी ने ऑक्शनर है, वो है जो 20 से जितने सामान वामान पकड़ते हैं ना, 2 नंबर सामान, हाँ, वो ऑक्शन लेते हैं। अच्छा, ऑक्शन वाला है वो। अच्छा, बीएसएफ का जो सामान जो ये करता है, खरीदता है, गोरू पकड़ते हैं, बाप कुछ सामान पकड़ते हैं, अच्छा वही लेता है पूरा। अच्छा, सरकार का माध्यम से, कस्टम का माध्यम। और जो बैंक वाला था उसका क्या हुआ? वो बोलते हैं हम तो लेना देना बंद कर दिया, मेरे पास तो कैश नहीं है। अच्छा, लेकिन या फिर बैंक में हो, सुबह उसके साथ भेंट हुआ था। अच्छा, फिर तो बोलते हैं दादा अभी तो मेरा पास कैश नहीं है, दे दूं, नहीं होगा अभी। उसको बोलो थोड़ा रुक जाते हैं, कैश जब होगा तब करवा दे। उससे आप बात करके रखना है ना, अगर कैश जिस दिन आता है उस दिन। और हमारे पास तो और भी कैश है, हमारे पास ज्यादा कैश है, ठीक है? तो इसके साथ बात करता हूँ कि दूसरा पार्टी ठीक कर सकता है इसका, ये तो पैसा वाला आदमी है। अच्छा, ऑक्शनर वाला। हाँ, तो उसके बताता हूँ और कुछ लेगा आगे नहीं। ठीक है, और ज्यादा ले लेते आगे ये तो ले जितना अभी बात किया। अभी मिलेगा वो ऑक्शन वाला? अभी नहीं, अभी उसका घर है सुखदेवपुर। अच्छा, सुखदेवपुर। हाँ, फोन में बात हुआ। हाँ। उसका एक आदमी इधर में रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा। उसके साथ बात करा कर उसका फोन नंबर लेकर बात किया था। अच्छा, तो हम वो बोला तो रुपये लेकर आ जाओ बैंक में। तो हम बोले अभी तो आपका फोन आ गया था, हमको बंदा तो इधर ही है, तो रुपया आने का बोल रहा हूँ। अच्छा, 2-3 घंटा लग जाएगा। तो अभी बात कर लो, मुझे सुबह आएगा ना, अब आज दर नहीं आएगा रुपया आपका। ठीक है, नहीं, हाँ शाम तक या फिर कल ही कर लेंगे। आप उससे पूछ लो कितने तक करते हैं। चल जाना था आपको, हाँ, गाड़ी लेकर के आप इतने दूर आपस चल आना था। अधीर ने गांव में पहुंचने पर रास्ते में खैरुल नाम के एक शख्स को आवाज लगाई और उससे बातचीत करने लगा। वो ऑक्शन वाले आदमी का गुर्गा था। खैरुल नाम के शख्स से बात करने पर अधीर ने हमसे कहा कि अभी पैसा लेकर आ जाएं, वो हमारी पुरानी करेंसी को बैंक में जमा करा देगा और हाथों हाथ नई करेंसी दे देगा। अब हमने सीधे खैरुल से बातचीत करनी शुरू की। कितना ले लेगा? 2 लाख? हाँ, 2 लाख भी ले लेगा वो। 2 लाख ले लेगा वो। कमीशन कितना लेगा? कमीशन लेगा सर 40 साल ले लेगा। 2 लाख 40,000 बहुत ज्यादा नहीं है? 40,000 तो क्या करूँ, बात ऐसा तो होता है नहीं। बात हो गया, बात हो गया, आप आपस जाइए, ठीक है, और साथ फिर आप लेके जाइए। अच्छा, कैश अभी मिल जाएगा हम लोगों को? कैश दे देगा, बोला ना, आप देगा आप भी लेगा। ठीक है। मालदा में एबीपी न्यूज की जांच पड़ताल में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जितने भी बड़े और शातिर खिलाड़ी पुराने नोटों को नए नोट करने के धंधे में जुटे हुए हैं, वो सब कभी भी सामने नहीं आते, बल्कि अपना ये गोरखधंधा वे अपने एजेंट, कुरियर या फिर गुर्गों के जरिए कर रहे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा कि नकली नोटों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। अपनी पड़ताल में हमें एक और शख्स ऐसा मिला जो 1 लाख के पुराने नोट बदलने के लिए 30,000 रुपए की कमीशन ले रहा था। नाम था लट्टू। ये भी एक बड़े बिजनेसमैन के लिए ही काम करता था। 1 लाख में 30,000 ले लगा। 30,000 1 लाख? 30,000 तो बहुत ज्यादा है। और संग संग चेक दे देगा। अच्छा, चेक दे देगा। लेकिन कैश नहीं हो पाएगा? कैश नहीं होगा, चेक देगा। चेक बाउंस कर गया तो? हाँ, चेक बाउंस कर गया तो? बाउंस अगर नहीं हुआ अकाउंट में पैसे तो? अकाउंट खाली नहीं है पैसा उसमें? जो देगा उसका अकाउंट में है पैसा क्या? हाँ, तो अकाउंट में है नहीं है, दे नहीं देगा अपना आपके चेक। ये क्या यही काम करता है ना? गल्ला माल का वही सब कौन सुने संभाल लेता है। अच्छा, बहुत पैसा वाला लोग है। अच्छा, 4 लाख लेगा। 5 लाख। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये बातचीत बताने के लिए काफी है कि नकली नोटों की मंडी कहे जाने वाले मालदा में नोटबंदी के बाद नोटों को बदलने का काला खेल खेला जा रहा है। हमने इस मामले पर जब जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी एसपी से बात की
तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस मामले में बीएसएफ का कहना है कि उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई गोरख धंधा चल रहा है, और अगर उसके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया तो वो कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। साफ है, नोटबंदी के बाद जहां इस देश का आम आदमी 500 और 2000 के नोटों के लिए तरस रहा है, दिन रात एटीएम और बैंकों के चक्कर काट रहा है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के गोरख धंधे करने वाले लोगों के पास आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में ये नई करेंसी कहां से आ रही है। हमारी पड़ताल में पता चला कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए गांव के जो लोग पहले नकली नोटों की तस्करी किया करते थे, वो अब पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का गोरख धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस गोरख धंधे में उनका साथ देते हैं इस इलाके के ही बैंक के कुछ अधिकारी और साथ ही बड़े व्यापारी। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके में पनप रही नई आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम कसें। कैमरामैन श्याम जाना के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, भारत बांग्लादेश सीमा, मालदा। मालदा के बारे में अब तक आपने जो देखा वो काफी नहीं है। मालदा में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसने से बदनामी के सिवाय कुछ नहीं दिया। सोचिए, जिस इलाके की तुलना मिनी अफगानिस्तान से होने लगे, वो इलाका आखिर कैसा होगा। कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर कोलकाता दार्जिलिंग नेशनल हाईवे नंबर 34 पर बसा मालदा किसी आम शहर जैसा ही दिखता है। भीड़ भाड़ और घनी आबादी। मालदा में सब कुछ आम शहरों जैसा ही है, लेकिन पहचान सबसे अलग है। मिनी अफगानिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है मालदा को। इस पहचान के लिए जिम्मेदार हैं मालदा के कुछ लोगों की काली करतूतें और 10-15 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा। आपने मालदा के आम के बारे में जरूर सुना होगा। मालदा में आम तो अपनी जगह पर है, लेकिन मालदा में आम बात हो गई है अपराध की घटनाएं। लड़कियों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, पशु तस्करी, हथियारों की सौदेबाजी, अफीम की खेती। ऐसा लगता है कि अपराध ने मालदा को अपना कैपिटल बना लिया है। अपराध का गढ़ बनने के कारण ही मालदा के करीब फर्रका में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को अपना दफ्तर खोलना पड़ गया। कहने को तो मालदा में कानून का राज है, लेकिन असल में राज चलता है अपराधियों का। पुलिस होती तो है, सीमा से सटे होने की वजह से बीएसएफ की तैनाती भी है, लेकिन फिर भी मालदा की मिनी अफगानिस्तान की पहचान मिट नहीं रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत में नकली नोटों यानी काला टाका की तस्करी के लिए मालदा को अपना एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। हालांकि नोटबंदी के बाद फिलहाल नकली नोटों का धंधा मंदा पड़ चुका है। बीएसएफ के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी से पहले एक साल में 1 करोड़ के नकली नोट जब्त हुए। अंदर से इधर फेंक रहा था ऊपर से, तो अब यो मोदी सरकार में नया नोट चालू किया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। आगे जे पहले जे मोदी था ना, जे काला टाका के बंदी करके ले गए, এখন बंद हो जाएगा। सर आगे चलता है, এখন बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से सटा होने के कारण और कुछ गांवों के बिल्कुल बॉर्डर पर होने की वजह से मालदा में पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुछ भी नाजायज करने के लिए ज्यादा साजिश नहीं रचनी पड़ती। बॉर्डर के उस पार से इस पार पैकेट फेंकने से ही तस्करी हो जाती है। ये सब होता था जबकि क्योंकि पेट्रोलिंग यहाँ पर बीएसएफ की होती रहती थी, लेकिन जैसे ही जवान थोड़ा पेट्रोलिंग करते हुए दूर निकलते थे तो यहाँ से जो स्मगलर्स हैं या तस्कर हैं या कुरियर्स हैं वो यहाँ से बैग लेकर चले जाते थे और उसके बाद इस नकली करेंसी को देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता था। यानी कि मालदा एक बड़े ट्रांजिट पॉइंट की तरह या ट्रांजिट रूट की तरह नकली नोटों की करेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
मालदा के कालिया चौक को अपराधियों का अड्डा माना जाता है। बॉर्डर पार की साजिश में यहाँ के लोग आसानी से शामिल हो जाते हैं। कालिया चौक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए नकली नोट का कुछ भी हथियार के लिए कालिया चौक बहुत खतरनाक जगह है। ये हर किस्म का आदमी कालिया चौक में है। मालदा में अफीम की खेती ने भी कम जहर नहीं बोया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद अब अफीम की खेती तो बंद हो चुकी है, लेकिन लड़कियों की तस्करी के लिए अब भी मालदा का इस्तेमाल हो रहा है। मालदा इलाका सिर्फ नकली नोटों की तस्करी के लिए ही बदनाम नहीं था, ये इलाका अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर के लोग हैं वो अफीम की खेती किया करते थे। साथ ही मानव तस्करी का जो रूट है, बांग्लादेश से जो भोली भाली लड़कियों को भारत में लाकर भेजा जाता है, उसका रूट भी मालदा इलाके से होकर गुजरता था। लेकिन जब सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बरती तो अब यहाँ के जो लोग हैं वो अफीम की खेती यहाँ पर लगभग बंद कर दी गई है। यहाँ पर अब अफीम की खेती नहीं होती है। मालदा बदनाम पहचान के संकट से गुजर रहा है। सरकारें दिल्ली में भी हैं और कोलकाता में भी, लेकिन मालदा को बचाने के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए, शायद उसमें कमी की वजह से ही मालदा बदनामी के दलदल में धंसता जा रहा है। कैमरामैन श्यामल जना के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, मालदा, पश्चिम बंगाल। और अब कहानी एक बैंक मैनेजर की। ऐसा मैनेजर जिसने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का रेट तय कर रखा था। उसका कनेक्शन हाई प्रोफाइल लोगों से था और एक सौदे में उसने 36 करोड़ की ब्लैक मनी पर मांगा था 13 करोड़ का कमीशन। और अब उस कमीशन खोर मैनेजर के खुलासे से फैली है सनसनी। कोटक महिंद्रा बैंक में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। बैंक मैनेजर ने किए करोड़ों ब्लैक से व्हाइट। नाम आशीष कुमार, पेशा कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजर। आरोप करोड़ों के काले धन को सफेद किया। कस्तूरबा गांधी मार्ग ब्रांच के मैनेजर आशीष कुमार के काले कारनामे का पता प्रवर्तन निदेशालय को उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली के वकील रोहित टंडन और कोलकाता के व्यवसायी पारसमल लोढ़ा के मामले की जांच के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचे। जांच शुरू हुई तो पता चला कि काले को सफेद करने की पूरी योजना तो ब्रांच मैनेजर ने खुद ही बनाई थी। जांच के दौरान ईडी को पता चला है कि बैंक मैनेजर ने इन खातों में लगभग 36 करोड़ रुपए जमा करवाए और उसके बाद फर्जी नामों पर 34 करोड़ रुपए के बैंक ड्राफ्ट बनवाए। आरोप है कि मैनेजर ने इस काम को कराने के बदले 35% का कमीशन लिया, जो लगभग 13 करोड़ रुपए था। 36 करोड़ रुपए का काला धन किसका था? आशीष कुमार अपने बैंक में वकील रोहित टंडन के काले धन को सफेद कर रहा था। वही रोहित टंडन जिसके घर पर पड़े छापे में करीब 13 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। हम आपको बताते हैं कि आशीष कुमार ने यह सब कैसे किया। एक सीए और एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से आशीष कुमार ने अपने बैंक में 8 फर्जी खाते खोले। ये खाते आरके इंटरनेशनल, स्वास्थ्य ट्रेडिंग और सपना ट्रेडिंग आदि कंपनियों के नामों से खोले गए थे। फिर इन खातों में करीब 36 करोड़ रुपयों के पुराने नोटों को जमा कराया गया और फिर इसने फर्जी नामों पर 34 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट बनाए। इन ड्राफ्ट को नोटबंदी की सीमा बीतने यानी कि 30 दिसंबर तक रखा जाना था और इसके बाद इन ड्राफ्ट को वापस जमा कराकर पैसा वापस खाते से ले लिया जाता और निकाल लिया जाता। इसके लिए 13 करोड़ रुपए की रिश्वत आशीष कुमार को मिल भी चुकी थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले ही इसकी पोल खुल गई। सुनवाई के दौरान कोटक बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आशीष एक ब्रांच मैनेजर हैं और अगर उनकी ब्रांच में किसी खाते में पैसा जमा होता है तो उसमें गलती क्या है? वो पैसा तो उल्टे रिकॉर्ड पर आ गया है और अगर उसी पैसे से बाद में डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आखिर वो किस तरह से नियम का उल्लंघन है और यहाँ पर आशीष को फायदा कैसे मिला? सूत्रों के मुताबिक आरोपी मैनेजर ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि रिश्वत की रकम उसने अकेले नहीं ली थी, बल्कि उसके कुछ और साथी भी इसमें हिस्सेदार थे।
सूत्रों के मुताबिक बैंक मैनेजर आशीष ने रिश्वत की रकम में से 2 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट बनवा लिए थे, जिन्हें ईडी ने बरामद कर लिया है। अब ईडी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में सारा कालाधन किसका था। इस मामले में जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कोटक महिंद्रा ने इस पूरे मामले पर बयान जारी करके कहा है कि सभी बड़े लेन देन के संबंध में वित्तीय खुफिया इकाई को लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही है। बैंक की कार्रवाइयों से देखा जा सकता है कि बैंक सभी संबंधित एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, उन्हें सूचनाएं मुहैया करा रहा है, नियम पालन के सर्वोच्च मापदंडों का पालन किया गया है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। सनसनी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सनसनी। यूके में नकली नोटों की साजिश। एनआरआई निकला नोटों का नटवरलाल। बेनकाब हुआ कमीशन खोरी का बैड गेम। वो 7 समंदर पार से भारत आया था। उसके बैग नोटों से भरे थे और उसके दिलो दिमाग में चल रही थी एक बड़ी साजिश। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चाल चल पाता, उसकी साजिश का हो गया पर्दाफाश। नकली नोटों की साजिश बेनकाब होने के बाद भी नोटों के नटवरलाल अपने चेहरे से नकाब हटाने को तैयार नहीं हैं। सूरत पुलिस की गिरफ्त में आई ये तीनों नटवरलाल 1000 के नकली नोटों को असली करेंसी के साथ बदलना चाहते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नकली नोटों की ये खेप यूके से भारत आई थी। यूके में रहने वाले एनआरआई जाकिर याकूब पटेल अपने साथ करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट लेकर भारत आया था, लेकिन नकली नोटों की अदला बदली से पहले ही वो अपने 2 साथियों सरफराज और फैजल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका जो है ये कहना है कि ये कमीशन देकर इसको वो नई नोटों से बदलवाना चाहता था। इनके किन किन से लिंक्स है वो हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। पुलिस के मुताबिक एनआरआई जाकिर यूके में अरबी और इंग्लिश भाषा पढ़ाता है। वो 2 दिन पहले ही 1000 के नकली नोट लेकर भारत पहुंचा था। वो अपने नकली नोटों को 20 से 30% कमीशन पर नई करेंसी के साथ बदलवाने की फिराक में था। सूरत क्राइम ब्रांच अब इन तीनों को रिमांड पर लेकर यह पता लगा रही है कि 1000 के इतने सारे जाली नोट यूके से भारत पहुंचे कैसे। नकली नोटों के नेटवर्क में जाकिर, फैजल और सरफराज के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस ये भी तहकीकात कर रही है कि नोटों के ये नटवरलाल इससे पहले जाली नोट बदलवाने में कामयाब तो नहीं हुए थे। सनसनी के लिए सूरत से धनराज वागले की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।